जैसे ज़ारा कॉस्ट प्राइस इंटू 5 टाइम्स करता है, H&M 3.5 टाइम्स करता है, इसलिए H&M सस्ता है ज़ारा से। अब वो पीस उनका सेम प्राइस पे बना है। H&M के अंदर जब H&M इंडिया में आया तब से लेके आज तक उनका एक ऑफर है कि आप जब भी हमारे स्टोर पे आओ, एक पॉली बैग में कोई भी कपड़े आप लेके आके हमें दे दो, हम आपकी जो भी परचेज होगी 20% हम आपको वो देंगे डिस्काउंट। कुछ भी पुराने कपड़े, वो नहीं कह रहे कि हमारे ही पुराने कपड़े। नीता अंबानी ने जो ज्वेलरी पहनी हुई है वो 500 करोड़ रुपए के तुमने एक स्टोन पहना हुआ है। ये जो सबसे टॉप कंज्यूमर है इसको तो गुस्सा चढ़ जाएगा अगर आपने इसको प्राइस बता दिया तो। कहते प्राइस की बात मत करो। और जो सबसे नीचे वाला है उसको क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है गौरव मंडल, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग फैशन डिजाइनर, फैशन बिजनेस कंसल्टेंट है, जिनसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सक्सेसफुल ब्रांड जैसे कि ज़ारा, H&M के राज क्या हैं। तो काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी, स्पेशली अगर आप अपना फैशन ब्रांड शुरू करना चाहते हो। तो वेलकम गौरव ऑन फाउंडर ज्ञान। थैंक यू अर्णव। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम अपना कपड़ों का या जो हम ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, इन कपड़ों का प्राइसिंग कैसे सेट करें। फॉर एग्जांपल हमने 500 रुपये का हमारा पूरा बनाने का पूरा कॉस्ट आ गया, अब इसको 1000 में बेचें, 2000 में बेचें, 5000 में बेचें, ये इसका कोई फॉर्मूला, कोई फ्रेमवर्क होता है? अच्छा, ये हर एक ब्रांड का अपना एक फॉर्मूला होता है, सो देयर इज नो जनरल फॉर्मूला। मगर इसको समझने के लिए मैं आपको दोबारा से उस मार्केट सेगमेंटेशन बाय प्राइसिंग की तरफ लेके जाता हूं। तो वो एक ट्रायंगल में होता है, सबसे नीचे वैल्यू है, सबसे ऊपर लग्जरी है। जो वैल्यू मार्केट है वहां पर एक डिजाइन के, एक स्टाइल के बहुत सारे रेप्लिकास बनते हैं, बहुत प्रोडक्शन होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हर एक स्टाइल के रेप्लिकास कम होने शुरू हो जाएंगे। जब सबसे ऊपर लग्जरी में जाओगे तब तो एक ही डिजाइन बनता है। अच्छा, हाँ, अगर आपने मनीष मल्होत्रा से कोई बनवाया अपने लिए, वो तो कस्टम ही है, वो दोबारा नहीं बनाएगा। हाँ। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे डिजाइन की प्रोडक्शन कम होती जाएगी, सबसे ऊपर तो जीरो हो जाती है, सिर्फ एक ही डिजाइन बनता है, वन ऑफ वन। इसका मतलब एक्सक्लूसिविटी बन रही है। तो जब आप सबसे नीचे होते हो तब आप क्या करते हो, 2 या 3 से मल्टीप्लाई, जो भी आपकी कॉस्टिंग है, जो आपका मटेरियल लगा है, जो आपकी लेबर कॉस्ट लगी है, इससे आपका उस कपड़े का एक कॉस्टिंग पता चलता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन भी आई गेस इसमें इंक्लूड करना नहीं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। ओके, लेबर एंड मटेरियल, ओके, ये दो चीजें। हाँ। जो भी आपका कॉस्ट आया आप उससे या तो 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करते हो। हाँ। यूजुअली 2 से करते हो क्योंकि ये बिल्कुल ही लोअर लेवल पे वैल्यू मार्केट है, प्राइस कॉन्शियस है और यहाँ पर आपने डिजाइन पे बहुत जोर दिया नहीं है। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपने एक डिजाइन बनाया उसके 20 लाख पीस बना दिए, करेक्ट, वो बस आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर 2 हो सकता है या एट द मैक्स 2.5 हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जब आप मास मार्केट पे जाते हो, जैसे ज़ारा कॉस्ट प्राइस इंटू 5 टाइम्स करता है, अच्छा, H&M 3.5 टाइम्स करता है, इसलिए H&M सस्ता है ज़ारा से। अब वो पीस उनका सेम प्राइस पे बना है, हाँ। मगर H&M उसको मल्टीप्लाई ही 3.5 से कर रहा है, ओके, और जो ज़ारा है उसको 5 से कर रहा है। ठीक है, तो ये ब्रांड पोजिशनिंग का भी सीन होता है। इसके ऊपर जैसे आप प्रीमियम मार्केट में जाओगे तो वो 7 मल्टीप्लायर्स लेके 9 तक करते हैं, ओके, ठीक है, हाँ। उसके बाद जब आप लग्जरी मार्केट में जा रहे हो, हाँ, तब वो 20 से लेके 200 तक कर सकते। तो एक बर्किन बैग मिस का नीलामी में वो बिका है $5,100 का, $500,000 का, ओके। एंड वो ये ऑक्शन में हुआ, बट हर्मेस ने कितने का बेचा हुआ? जब हर्मेस ने उसको बनाया होगा तो उसने उसको कुछ 13 या 13 लाख से लेके 21 लाख के बीच में बेचा होगा। अच्छा, मगर कोई भी बैग इतना महंगा बन नहीं सकता, हाँ, मगर क्योंकि हर्मेस को वो जो 1% लोग जो आते हैं हर्मेस के पास, हाँ, वो चाहते ही नहीं कि किसी और के पास हो ये बैग, तभी वो इतना प्राइस हाई करते हैं। दे सकते हैं, हाँ। तो आपको अपना वो टारगेट, मतलब जिस फील्ड में आप ऑपरेट कर रहे हो उसके जैसे आपने मल्टीपल्स बताए, उसके हिसाब से आपको प्राइस करना है। 2-3 चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर, हाँ, ये जरूरी है समझना कि जो कंज्यूमर जिस सेगमेंट में आ रहा है उसकी मेंटालिटी क्या है। जो सबसे नीचे कंज्यूमर आ रहा है, इज सुपर प्राइस सेंसिटिव, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन सा ब्रांड है,
उसको लग रहा है कि हाँ 300 रुपए में ये मिल रहा है, मैं ले लेता हूं। उसके ऊपर वाला जो कंज्यूमर है, ये थोड़ा सा एजुकेटेड कंज्यूमर है मगर वैल्यू कॉन्शियस भी है, तो इसको क्वालिटी से भी फर्क पड़ता है और इसको प्राइस से भी। अब इसके ऊपर वाला जो आ रहा है, इसको क्वालिटी से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, प्राइस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसे तो हैं। पैसा तो है। हाँ। इसके ऊपर जो लग्जरी वाला है, इसको एक्सक्लूसिविटी चाहिए। हाँ। यानी कि वो दुनिया में एक ही है। तो अभी जब ये शादी हुई है हमारे ये अनंत अंबानी, तो जो नीता अंबानी ने जो ज्वेलरी पहनी हुई है, वो सारी की सारी ऑक्शन में खरीदी हुई है, मतलब वो कहीं पे होगी ही नहीं। हाँ। तो वो 500 करोड़ रुपए के तुमने एक एक स्टोन पहना हुआ है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस कंज्यूमर से बात कर रहे हैं। हाँ। इसको नहीं, ये जो सबसे टॉप कंज्यूमर है, इसको तो गुस्सा चढ़ जाएगा अगर आपने इसको प्राइस बता दिया तो। कहते प्राइस की बात मत करो। और जो सबसे नीचे वाला है, उसको क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप जहां पर भी अपना ब्रांड डाल रहे हो, वहां के कंज्यूमर को किस तरह से वो अपने वर्ल्ड को देखता है, वो देखना बड़ा जरूरी है। इंटरेस्टिंग। ब्रांडिंग ही वो आपका मोट है या वो चीज है जो कि मे बी जो शर्ट 500 की है उसको 5000 में बेच सकते हो। बिल्कुल। हाँ, बट ये फिर हम ब्रांड बिल्ड कैसे करते हैं, क्योंकि हर कोई फैशन ब्रांड बनाना तो चाहता है, बट वो कपड़े बनाते हैं बट वो ब्रांड नहीं बना पाते हैं। देखो, ये फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो हैंडीकैप है इस टाइम पर, जो 95% लोग जो अपना ब्रांड बना रहे हैं, उनको ब्रांड का मतलब पता नहीं है। अच्छा। उनको लगता है कि एक नाम रजिस्टर करवा लो, ट्रेडमार्क करवा लो, उसके कुछ लेबल्स बनवा लो और कपड़ों के ऊपर लगाना शुरू कर दो। दिस इज नॉट कॉल्ड ब्रांड। ब्रांड के लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेंगी, जिसको हम बोलते हैं ITR। अच्छा। आई का मतलब ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी मतलब कि लोगों के दिमाग में ऐसा क्या आता है कि जिसके ऊपर आपका, जिसके लिए उनको आपका ब्रांड याद आए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू रन, यू थिंक ऑफ नाइकी। हाँ, है ना। इफ यू वॉन्ट टू, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे कुछ स्पोर्ट्स वेयर चाहिए, मुझे माउंटेन पे जाना है, तो शायद डीकैथलॉन याद आए आपको। ठीक है, तो वो उसकी ब्रांड आइडेंटिटी है। उनको पर्पस पता है अपना कि हम क्यों हैं। ठीक है, आइडेंटिटी पर्पस। दूसरा है T, विच इज ट्रस्ट। आपके प्रोडक्ट यूज करके लोगों को ट्रस्ट होता जा रहा है आपके ऊपर। और तीसरा है R, विच इज रिकॉल। ये 3 चीजें जब तक लोगों के दिमाग में नहीं आएगी, तब तक आपका वो जो नाम है उसको आप ब्रांड नहीं बोल सकते। वो तो सिर्फ एक नाम है जिसको आप एक कपड़े के ऊपर लगा लगा के बेच रहे हो। तो अब जब हम लोग ब्रांड बनाने की बात करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपका प्रोडक्ट, क्योंकि वट एवर इज दैट प्रोडक्ट। पर ह्यूमन बीइंग्स को प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस याद रहता है, प्रोडक्ट याद नहीं रहता। इसलिए हमें एक नाम देना पड़ेगा उसको कि अच्छा इस प्रोडक्ट का नाम ये है। लेट्स से अर्नब। जैसे किसी ने वो प्रोडक्ट पहना, वो उसको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उसको उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं हुआ, उस नाम पे ट्रस्ट हो रहा है, अर्नब पे ट्रस्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा। अब उसके बाद अर्नब ने अच्छे प्रोडक्ट बना बना के लोगों को देना शुरू कर दिया। उनको अर्नब के ऊपर ट्रस्ट होता जाए, इस नाम के ऊपर ट्रस्ट होता जा रहा है। हाँ। थोड़े टाइम के बाद, और अर्नब क्या कर रहा है, बार बार उन लोगों के सामने किसी पिक्चर के थ्रू या किसी म्यूजिक के थ्रू या किसी स्पॉन्सरशिप के थ्रू, कोई इवेंट्स के थ्रू उनके सामने आए जा रहा है। हाँ। क्योंकि तुमको ये जो नाम है, ये उनको दिखाते रहना है, दिखाते रहना है, दिखाते रहना है। और जब इंसान किसी चीज से फेमिलियर हो जाता है, वो एक तरह से उस पर ट्रस्ट भी करने लगता है। यही होता है ना, चाहे वो आप हेयर कटिंग के लिए जाओ या कहीं भी जाओ। Correct. वो एक जगह के लिए फेमिलियर होता है, देन दे। अब इसलिए मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगाना पड़ता है, तुमको बार बार लोगों को दिखाना पड़ता है, चाहे आप उसको रीमार्केटिंग बोलो, चाहे नॉर्मल बूस्टिंग बोलो, आपको बार बार वो अर्नब दिखाते रहना पड़ेगा। हाँ। प्रोडक्ट तो अच्छा बनाना ही है, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब उसको वो बार बार उसको दिखा रहे हो, उसको धीरे धीरे याद होता जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो उसको रिकॉल में भी आ जाएगा कि हाँ यार, वो नया ब्रांड आया ना, वो थोड़ा सस्ता भी है और उसका प्रोडक्ट भी थोड़ा प्रीमियम है
और वो फिट भी बहुत अच्छा होता है। डीकैथलॉन इंडिया में इसी वजह से इतना बड़ा सुपर हिट हुआ। अच्छा। तो जब आप डीकैथलॉन like decathlon is a one stop shop for any kind of outdoor activity। अब आप डीकैथलॉन में गए, वहां पर 199 रुपए की टी शर्ट से लेके 40,000 रुपए की साइकिल तक मिल रही है। आपने सिर्फ 299 वाली एक टी शर्ट उठा ली, पहन के देखा कि यार तो चल भी रहा है, ठीक है। तो आपको टी शर्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ, आपको तो डीकैथलॉन के ऊपर ट्रस्ट हुआ। अब आप जाके जब वो 40,000 की साइकिल भी खरीदोगे तब भी आपको लगेगा दिस इज अ ग्रेट साइकिल, ओके। ठीक है। अगर आप वहां पे जाके 30 रुपए 500 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हो, आपको लगेगा दिस इज ऑल्सो ग्रेट। वहां पे अगर शू खरीद रहे हो 2,000 रुपए का, तो भी आपको लगेगा दिस इज अ ग्रेट थिंग। पर वो ट्रस्ट आया कहां से? एक छोटे से प्रोडक्ट से। सो दिस इज द सुपर पावर ऑफ अ ब्रांड। इसलिए अगर इंडिया के जो ब्रांड जो चला रहे हैं उनको अगर ये समझ आ जाए कि उनको अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस ब्रांड आइडेंटिटी एक बार बन जाए तो लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं आया पसंद, आप उसको और चीजें दो ताकि उसको याद ना रहे, ठीक है। उसको याद कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया, आप उससे रिटर्न ले लो, क्वेश्चन मत पूछो, बिल्कुल भी परेशान मत करो अपने कंज्यूमर को कि ये क्यों नहीं आया, ये क्यों। चाहे वो 10 दिन का उसका रिटर्न था, वो 11वें दिन कर रहा है ना रिटर्न, आप ले लो रिटर्न, क्योंकि वो जो ट्रस्ट है ना, अगर वो ट्रस्ट बन गया उसके बाद आप उसको कुछ भी बेच सकते हो, करेक्ट, ठीक है। और रिकॉल करने के लिए आपको मार्केटिंग पे देना पड़ेगा पैसा। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको मैं कहता हूं कि प्लीज अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो। अब तो आपकी वेबसाइट ठीक से नहीं बनी हुई, इसको ठीक से बनाओ। बट फॉर सम रीजन उनको ये समझ नहीं आता कि इनकी वजह से ट्रस्ट नहीं बन रहा है, इन सब छोटी छोटी चीजों की वजह से रिकॉल नहीं बन रहा है मेरा। और क्योंकि ये ITR किसी ब्रांड के साथ है नहीं, इसलिए ये सारे के सारे ब्रांड्स एक्चुअली ब्रांड नहीं है, वो सिर्फ क्लोथिंग कंपनीज है। अच्छा, मेरे यहाँ से कपड़े ले जाओ, क्योंकि ना तो तुम्हारा नाम याद होता किसी को, ठीक है। वो जैसे कि Amazon में अगर आप सबसे सस्ता सबसे सस्ता, तो कितने सारे नाम है, तुम्हें किसका नाम याद होगा Amazon पे? करेक्ट। नाम तो उन्हीं लोगों का याद होगा जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे सामने बार बार आने के लिए, बार बार आ रहे हैं। तो उनके जो मार्केटिंग फनल्स है वो बहुत स्ट्रांग है। वो बार बार, तुम इंस्टाग्राम स्टार्ट करोगे, तुम नहीं खरीद रहे हो उनका सामान, मगर तुम अपने मेल बॉक्स पे जाओगे तो एक न्यूज़लेटर आया हुआ है, कल को अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देख रहे होगे, फिर तुम कहोगे हाँ यार ये मैंने कहीं देखा है, जबकि तुमने वो स्किप कर दिया था, मगर वो बार बार आता था तुम्हारे सामने। और वो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इतना फेमिलियर हो चुका होता है एक नाम से, दैट दे स्टार्ट रिकॉलिंग योर नेम। एंड उसके बाद कहीं चलते फिरते आपने कहीं अपने दोस्त को देख लिया, फिर तो उससे तो बिल्कुल ही, अगर किसी का टेस्टिमनी आ गया, तो ये जो ब्रांड एक्चुअली में जो बना रहे हैं ना, ये लोग वो सारी चीजों के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं जिससे कंज्यूमर का ट्रस्ट बने। एंड इट इज नॉट जस्ट द प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो टेस्टिमनीज, कि लोग बोल रहे हैं कि वो आई रियली लव्ड इट। तो उनकी वेबसाइट ऐसी बनी नहीं सकती जिसके नीचे टेस्टिमनीज ना हो, रिव्यू अ प्रोडक्ट, वो इतनी सारी चीजें करते जिससे कि ट्रस्ट बन जाए, क्योंकि ट्रस्ट एक बार बन गया, अब भाई आप उसको, अब आप दिमाग लगाओगे, उसको कुछ भी बेच सकते हो। एंड आई गेस Amazon ने भी ये बहुत फोकस किया है कि कोई भी बंदा बोले कि भाई इसको रिटर्न करना है, वो बहस नहीं करते, वो ले लेते हैं। बिल्कुल, तभी तो सोचो। तभी कोई सोचता नहीं है Amazon लेने से पहले कि अगर कोई दिक्कत हुई तो वापस तो हो ही जाएगा। अर्नब, आप बिलीव नहीं करोगे, पीपल आर नॉट बाइंग फ्रॉम द एक्चुअल वेबसाइट। वो कहते हैं मैं मिंत्रा से खरीदता हूँ, मैं एडिडास की वेबसाइट से नहीं खरीदूंगा, मैं एडिडास का शू मिंत्रा से खरीदूंगा। करेक्ट। तो दैट इज द पावर ऑफ ट्रस्ट। तभी तो अभी हर किसी को मिंत्रा के पास जाना पड़ रहा है, बिकॉज मिंत्रा कहता है कि भाई मेरे लिए कंज्यूमर इज गॉड। करेक्ट। उसको नहीं पसंद आ रहा, मैं नहीं उससे पूछ रहा कि क्या कैसे, वो वापस कर रहा है तो वो कर रहा है, क्योंकि वो ट्रस्ट चाहिए मुझे उससे, ठीक है। कई लोग इस चीज का फायदा भी उठाते हैं,
बट मगर वो ओवर मार्जिन बहुत पॉपुलेशन कम होता है। बहुत छोटा है। हाँ। जो इस चीज से डर गया ना, हाँ। उसको इस धंधे में आना ही नहीं चाहिए कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, रिटर्न हाँ। सेवेंगे। कोई बात नहीं, किसी ने इतनी मेहनत करी है, तुम्हारे को ऑर्डर डाला है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली है, तब तुमसे मंगवाया एक सामान। मान लो वो पहन के एक पार्टी में जाके और उसने वो काटा नहीं और उसको वापस कर दिया तुमको, पर उसने इतनी मेहनत तो करी है ना। एंड पार्टी में भी तो 4 लोगों ने पूछ लिया होगा। तो टीम ने भी 4 लोगों ने पूछ लिया। हाँ। ठीक है भाई, वो तुम्हारा, मान लो कि वो तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर है, हाँ। तुम ब्रांड एम्बेसडर पे भी तो पैसे खर्च करते ही ना। करेक्ट। मान लो कि ऐसा एक कंज्यूमर था, यस तुम्हारी कंपनी ने पैसे खर्च जरूर करे, बट देन कंज्यूमर को आप कंट्रोल कर नहीं सकते, मगर यस कंज्यूमर को फैसिलिटेट कर सकते हो। जैसे उसको लगता है कि फैसिलिटेशन है बहुत अच्छी, देन दोज गाइज दे विल बिकम अ बिग, they will start trusting you. I'll give an example. I watch a Guess watch. Guess अच्छा। कंपनी का वॉच खरीदा, हाँ। उसका डायल में से एक चीज, एक 3 जो था वो गिर गया, अंदर ही निकल गया। तो मैं उसके गैस के स्टोर पे गया, मैंने कहा कि ये जोड़ दो। तो उन्होंने जो जोड़ा ना वो 3, उसके नीचे से ग्लू दिख रहा था। एक्चुअली उन्होंने कहा था 1 महीने के लिए आपको वॉच देनी पड़ेगी। मैंने कहा 1 महीने का क्या होता है? तो अंदर से किसी स्टोर वाले ने कहा कि नहीं सर, हम आपको 2 दिन में करके दे देंगे। तो एक्चुअली उनका प्रोसीजर था कि ये इस वॉच को भेजेंगे गैस के शोरूम वहाँ, और तब वो बना के भेजेंगे। इन्होंने कहा कि खोल के ना गम लगा के दे देते हैं। अब वो पूरी वॉच में वो गम दिखाई दे रहा है साइड में। तो आई वॉज फ्यूरियस। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा कि भाई ये क्या सीन है, ये तो खराब हो गया। कहते नहीं नहीं वो थोड़ा बहुत दिखता है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हु इज योर मैनेजर? मैंने मैनेजर को कॉल किया, उन्होंने, दे अपोलोजाइज्ड, दे गिव मी दिस बिग लेदर बैग अच्छा। एज अ टोकन ऑफ लव दैट वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। उस बड़े लेदर के बैग के अंदर देयर वाज अ स्मॉल गेस का वॉलेट। अच्छा। So they must have given me some 40,000 rupees ka some these gifts, so that trust that was there, this was breaking. हाँ, वो वापस से। हाँ, and this watch was for only 12,000 rupees यार। अच्छा। 40,000 रुपए का सामान उन्होंने मुझे दे दिया। एंड वही दिया तो तभी आप यहाँ पे बोल रहे हो। आप देखो कितना यहाँ पॉडकास्ट में आएगा तो कितना Absolutely. मास इफेक्ट होगा। Yeah, and I have spoken about Guess हाँ। कंपनी टू सो मेनी पीपल। करेक्ट। कि मे बी आपके ब्रांड को कोई एक ऐसा एम्प्लॉय खराब कर सकता है, हाँ। जो कि उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो ना करे, बट दैट ब्रांड इज वेरी, यू हैव टू कीप द ट्रस्ट ऑफ द ब्रांड इंटैक्ट। गौरव, दुनिया में बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं एंड आई थिंक फैशन भी उस पर डिपेंड करता है। तो एज अ डिजाइनर हम ट्रेंड्स कैसे पकड़ सकते हैं एंड अगले 4-5 साल में कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स होंगे जो कि बड़े बनेंगे? ओके, देखो ट्रेंड समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि ट्रेंड के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है मेगा ट्रेंड, दूसरा होता है मैक्रो ट्रेंड, और तीसरा होता है माइक्रो ट्रेंड। तो जो मेगा ट्रेंड उस शक्ति को या उस फोर्स को बोलते हैं जिससे पूरी दुनिया पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है, इससे पूरी दुनिया पे फर्क पड़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर इधर उधर हो रहा है, जिसकी वजह से हर एक इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, कि हर एक इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है कि भाई तुम ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं, पोल्यूशन तो नहीं बचा रहे, तुम कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हो, हर एक इंडस्ट्री पे हुआ है। अब उस इंडस्ट्री, ये जो मैक्रो ट्रेंड आया सस्टेनेबिलिटी का, अब इस हर एक इंडस्ट्री के अंदर जितने भी अलग अलग फर्म्स हैं, सेक्टर्स हैं, वो क्या क्या कर रही है। अब फैशन में सस्टेनेबिलिटी आया तो उसके अंदर कोई डिजाइनर हैंडलूम के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। हैंडलूम मतलब जो इंडिया, जो हाथ से वीव किया जाता है, जो कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक नहीं होते, और हैंड से वीव किए जाते हैं। तो उन्होंने, तो उससे क्या होता है कि आप पॉलिएस्टर नहीं बना रहे जो कि लैंडफिल में जाएंगे, जिससे कि दोबारा से, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो कोई हैंडलूम के ऊपर वर्क कर रहा है, कोई लोकल आर्टिजन्स के साथ वर्क कर रहा है, कोई नेचुरल डाइज से वर्क कर रहा है, कोई कॉटन को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। तो हर एक प्लेयर जो फैशन इंडस्ट्री का है, वो सस्टेनेबल, जो एक बड़ा मैक्रो ट्रेंड है, उसके अंदर ही काम करने की कोशिश कर रहा है। कोई
अपसाइकलिंग कर रहा है, कोई किसी चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को लेके उसको अपसाइकल करके बेच रहा है, कोई रिसाइकल कर रहा है। इसमें आप एग्जांपल्स भी एक दो हाँ, जैसे डूडलेज एक ब्रांड है जो कि पूरे का पूरा रिसाइकल कर रहा है चीजों को। फिर उसके अलावा लीवाइज है जो कि बोल रहा है कि हम अपने डेनिम को जो हम उसको जो वॉश कर रहे हैं तो उसके अंदर 60% कम वाटर यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें H&M जो है वो इतनी बड़ी लाइन कर रहा है जो कि उस पॉलिएस्टर से बनी हुई है जो कि ओशन रिट्रीव बॉटल से बनता है। ठीक है। तो जारा बोलता है कि मेरी एक कॉन्शियस लाइन है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू यूज ओनली रिसाइकल्ड फैब्रिक्स। आपको पता नहीं होगा, H&M के अंदर जब H&M इंडिया में आया तब से लेके आज तक उनका एक ऑफर है कि आप जब भी हमारे स्टोर पे आओ, एक पॉली बैग में कोई भी कपड़े आप लेके आके हमें दे दो, हम आपकी जो भी परचेज होगी 20% हम आपको वो देंगे डिस्काउंट। कोई नहीं लेके जाता। अच्छा, तो ये सब सस्टेनेबिलिटी। तो मतलब आप पुराने कपड़े उनको कुछ भी पुराने कपड़े, वो नहीं कह रहे कि हमारे ही पुराने कपड़े। आप कोई भी पुराने कपड़े वो देखेंगे भी नहीं अंदर क्या है। अच्छा, और वो 20% ऑफ देंगे, तो वो सस्टेनेबिलिटी है। तो इस तरह से। और अब अगर आप देख रहे हैं कि कौन से ट्रेंड्स आने वाले हैं, तो सबसे बड़ा ट्रेंड है एक्टिव वेयर का, क्योंकि दुनिया पैंडेमिक के बाद इतनी हेल्थ कॉन्शियस हो गई, इतने योगा थेरेपिस्ट आ गए, इतने न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट आ गए, हर जगह तो यही, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ गए। वो इसलिए क्योंकि लोग डरे हुए हैं। तो कोई जब एक फियर होता है बहुत बड़ा, तो उसके अराउंड एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन जाता है। तो अगर आप फैशन में हैं, आप इस तरह के कपड़े बना सकते हैं जो लोगों को हेल्प करे मूव अराउंड करने के लिए, उनको इंस्पायर करे। जैसे ऋतु कुमार ब्रांड है जो कि एक कुटोर ब्रांड है, मगर वो भी अभी एक्टिव वेयर शॉर्ट्स बना रहा है, लेगिंग्स बना रहा है। अच्छा, या सो एक्टिव वेयर वुड बी अ ग्रेट ट्रेंड। दूसरा है ट्रस्ट वर्दीनेस, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास आ रही है कि वो अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सक रहे। तो जितने भी ब्रांड्स जो सीधी बात कर रहे होंगे ना, घुमा घुमा के नहीं बात कर रहे होंगे, जो कि बहुत ज्यादा पॉलिश्ड करके दिखा नहीं रहे होंगे अपना सामान, उसकी तरफ लोगों का ज्यादा ट्रस्ट होगा। ऑथेंटिसिटी। तीसरा है, अगर आप फैशन में हैं और आप ओल्ड एज के लोगों के लिए कुछ बना सके, क्योंकि पूरी दुनिया में ओल्ड की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। और पैसे बहुत है उनके पास। और अब वो लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। अब वो वाले ओल्ड नहीं रहे कि हाँ मैं तो घर पे रहूंगा। अब उनको घूमना भी है, उनको वर्ल्ड ट्रैवल करना है, सब कुछ करना है। तो आप अगर फैशन में हैं और आप उनको ध्यान में रख के अगर कोई रेंज बना सकते हैं, दैट विल बी अ सुपर हिट, क्योंकि वो पूरा गैप है वहां पर अभी। बहुत बड़ा गैप है। इंटरेस्टिंग। एंड चौथा आपने सस्टेनेबल का तो बताया। सस्टेनेबल तो ये सिर्फ बढ़ रहा है। ये करना ही पड़ेगा आपको। आप कोई भी ब्रांड हो, अगर आप ये बात नहीं कर रहे तो देन कुछ एक्टिविस्ट आपके खिलाफ कुछ बात करेंगे। बिल्कुल। तो गौरव, आई थिंक एक ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लेना होता है कि आप अपने ब्रांड को पोजीशन कहाँ कर रहे हो। तो क्या कोई ब्रांड पोजीशनिंग के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिससे हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं? तो ब्रांड पोजीशनिंग के 2 फ्रेमवर्क्स हैं जो यूजुअली फैशन ब्रांड यूज करते हैं। पहला तो यू प्लेस योर ब्रांड इन द मार्केट सेगमेंटेशन बाय प्राइसिंग, वो हमने डिस्कस कर लिया। अपर में हो, कहाँ पर हो। दूसरा है परसेप्चुअल मैपिंग। अच्छा, जो आपके ब्रांड की जो वैल्यू, जो आपके ब्रांड की वैल्यू प्रोपोजिशन है, जो आप अपने कंज्यूमर को देना चाहते हो, एक बार जब आपको पता चल जाए, उसके बाद आप एक परसेप्चुअल मैप करते हो जिसके अंदर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस यूजुअली प्राइसिंग के ऊपर होता है कि लो प्राइस टू हाई प्राइस, और जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है कि आपकी वैल्यू क्या है, जैसे कि ट्रेंडी। तो जैसे ज़ारा और H&M का अगर मैं लूं, तो अगर मैं वो परसेप्चुअल मैपिंग बनाऊंगा तो वाई एक्सिस पे नीचे लो और ऊपर हाई प्राइसिंग लिखूंगा, और वाई जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर बेसिक टू ट्रेंडी लिखूंगा। अब आपको पता है कि इसके अंदर H&M लो प्राइसिंग में है और बेसिक की तरफ है। Correct. तो आपको उसका क्वाड्रेंट पता चल जाएगा। उसी तरह से जब आप ज़ारा को देखोगे तो उसकी ट्रेंडी भी वो ज्यादा है, फैशन फॉरवर्ड है ना वो एकदम।
तो वो ट्रेंड एक्स एक्सिस में भी इधर रहेगा और ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। करेक्ट। तो इस परसेप्चुअल मैपिंग से आप जिस डोमेन में वर्क करने वाले हो ना, वहां पर और जितने भी खिलाड़ी हैं, आप उनसे अलग कैसे, वो पता चल जाता है। अब तो बेसिकली उस क्वाड्रेंट में कौन कौन से कंपटीशन है एग्जैक्टली वो आपको पता चलेगा, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। एग्जैक्टली अब यहाँ पे आप क्या यूएसपी बना रहे हो वो आपको फिगर आउट करना है। हाँ, तो उसी क्वाड्रेंट से यूएसपी बनती है। हाँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जयपुर ब्रांड का। अच्छा। अब जयपुर ब्रांड फ्यूजन वेयर में आया, तो जब उन्होंने अपनी परसेप्चुअल मैपिंग की तो उसके अंदर उनको दिखाई दिया कि लो प्राइस टू हाई प्राइस वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में उनको दिखाई दिया ट्रेडिशनल टू कंटेम्प्रेरी। उन्होंने इस तरह से किया। तो उन्होंने दिखाई दिया कि लो प्राइस में फैब इंडिया भी है, अनोखी भी है, और रॉ मैंगो है जो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इन्होंने अपनी पोजीशनिंग ऐसी जगह पे की जो कि इनके बीच में था। रॉ मैंगो, गुड अर्थ, निकोबार, ये सारे एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, और अनोखी और फैब इंडिया है। बीच में एक जगह खाली दिख रही है। हाँ। तो वहां पे इन्होंने खुद को प्लेस किया, और ट्रेडिशनल की जगह थोड़ा कंटेम्प्रेरी की जगह पर अपने आप को देखा। तो अपने आप एक पोजीशन आ गई ना, ब्रांड पोजीशन। अच्छा, एक ऐसा क्वाड्रेंट जहाँ पे कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है। हाँ। अब क्या हुआ, जयपुर ने उसको जैसी अपनी जगह पता चली, उसने उस तरह से अपने ब्रांड को लोगों को दिखाना शुरू कर दिया, और इवेंचुअली फिर उसको रिलायंस ने खरीद लिया। अच्छा, मेजॉरिटी शेयर्स ले लिए। हाँ, नहीं खरीद लिया उसको। अच्छा, पूरा एक्वायर कर brand लिया। इंटरेस्टिंग। तो गौरव, आपने बोला कि मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाना चाहते हैं, बट इनिशियल लेवल में लोगों का उतना बजट नहीं होता। तो मान लो अगर आपको लो बजट में मार्केटिंग करना है, अपना ब्रांड को लोगों को अवेयर करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? ओके, सो मार्केटिंग, लोग जब मार्केटिंग वर्ड सुनते हैं तो उनको ना सिर्फ लगता है कि प्रमोशन है मार्केटिंग। सो मार्केटिंग के 4 स्टेप्स होते हैं ना, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन। 4 पीस है ना, 4 पीस। तो हम मार्केटिंग में प्रमोशन देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बना तो लिया सामान, अब दिखाना है लोगों को। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका भी आ गया है व्हाट्सएप के थ्रू। यू कैन क्रिएट अ लिटिल कैटलॉग ऑन योर व्हाट्सएप और अपने दोस्तों को भेजो, और जो भी आपको लग रहा है वो पोटेंशियल कंज्यूमर है, या जो बहुत अच्छे दोस्त है जिनको पोटेंशियल कंज्यूमर पता होंगे, ये कैटलॉग आपको बहुत जगह पे काम आएगा। क्योंकि यही चीज आप इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो, वही सेम पिक्चर्स, वो कैटलॉग दोस्तों को दो, उनको, और उनसे फॉलो करना बड़ा जरूरी है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अपने इंस्टीट्यूट के अंदर कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर जैसे कोई कॉलेज है, डीयू जैसा कॉलेज है, अगर आपको वहां पर एक कंपटीशन देना है जिसके अंदर फर्स्ट प्राइज इज 5,000 रुपीज, सेकेंड प्राइज इज 2,000 रुपीज, बट सो मेनी पीपल वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट कंपटीशन, तो आप एक कंपटीशन कर सकते हैं अपने ब्रांड के नाम पे, और उसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप कर सकते हैं। जितने भी छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ बार्टर हो ही सकता है। नैनो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, नैनो माइक्रो, इनके साथ आप बार्टर करिए। और आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ बात कर रहे हैं उनका भी तो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है ना इस ब्रांड के बारे में। तो अगर 100 के साथ बात की है तो उन 100 लोगों से तो इंटरेक्शन हुआ है। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है एक पोटेंशियल कंज्यूमर्स तक पहुंचने का, क्योंकि अब आप उसको ना कपड़ा बेचने के लिए नहीं फोन कर रहे, आप उनको एक बिजनेस के लिए फोन कर रहे हो कि कैन वी डू दिस कोलैबोरेशन। फिर वो बात पूछेगा कि अच्छा हु आर यू, यू विल से आई एम अर्नब, दिस इज माय ब्रांड। तो आपने 100 लोगों को तो आप कॉल कर ही लिया, तो वो प्रमोशन तो 100 लोगों को हो ही गई। तो इस तरह से बहुत सारे और तरीके हैं जिसमें आपके गली मोहल्ले सोसाइटी में इस तरह के फेस्ट होते रहते हैं। उसमें बिल्कुल श्योर आप जाइए, क्योंकि वहां पर लोग आपको थोड़ा बहुत जानते हैं और वहां पे ट्रस्ट लेना बहुत इजी है। और वहां पर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी बहुत सारी होती है। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल या सेंसिटिव या स्टिमुलेटिंग रील्स बना सके, करेक्ट, हाँ, दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहे मगर आप कुछ और तरीके से सटल इंटीग्रेशन कर रहे हो। हाँ. आप कुछ कॉमिक कर रहे हो, मगर यू हैव टू ऑलवेज बी वेरी स्पेसिफिक कि आपकी रील की वजह से आपकी जो ब्रांड की परसेप्शन है वो हिट ना हो रही हो।
सिमिलर टाइप की, Similar type. अगर आप एक फन जेनजी ब्रांड बना रहे हो तो फन टाइप का बना सकते हो। Correct, correct. बट अगर आप एक सस्टेनेबल ब्रांड बना रहे हो तो उस टाइप के टॉपिक्स डिस्कस Exactly, करोगे, है ना? exactly. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंटेंट कॉमेडी है और फॉर्मल वेयर आप बना रहे हो। करेक्ट हाँ। करेक्ट करेक्ट। तो करेक्ट, यहाँ पे आपने 3-4 पॉइंट्स बताए। एक तो आप खुद कंटेंट बना सकते हो, दूसरा है कि आसपास के जो पॉपअप्स हैं वहाँ पे शोकेस करो, देन कॉलेज में फेस्ट होते हैं वहाँ पे शोकेस करो, कॉम्पिटिशन्स करो, वहाँ पे आपको थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, बट मेजर है आपको डिस्ट्रीब्यूशन और एक यंग ऑडियंस जानेगी आपके बारे में। प्लस व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, नैनो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स या बाटा कोलैबोरेशंस, एंड उनसे फीडबैक लो। करेक्ट। गौरव, ऐसे कुछ रिसोर्सेज जो आप हमारे कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हो या बता सकते हो कि जिनको और फैशन के बारे में जानना है, कैसे अपना शुरू करना है फैशन ब्रांड, वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो है कि ऑफ कोर्स यू हैव योर यूट्यूब चैनल्स, उसके बारे में मैं कुछ क्या बोलूँ, या इंस्टाग्राम इज अगेन स्लाइटली डूबियस, क्योंकि बहुत छोटी छोटी रील्स होती हैं। हाँ, तुम्हें जब तक पूरी पिक्चर नहीं पता होगी, आधी आधी पिक्चर पता कर करके तुम फ्रैगमेंटेड हो जाते हो। तो आई वुड नॉट से इंस्टाग्राम रील्स, चाहे मेरे इंस्टाग्राम रील काफ़ी लोग देखते हैं, बट आई स्टिल नॉट रेकमेंड कि इसके बेस पे कोई भी डिसीजन लो। यूट्यूब्स, बड़े पॉडकास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड ऑलवेज हैव अ सब्सक्रिप्शन फॉर BOF, बिजनेस ऑफ फैशन। अच्छा, ये क्या है? बिजनेस ऑफ फैशन इज अ इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ऑनलाइन है। अच्छा। जिसके अंदर फैशन इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं, किसने किस चीज में इन्वेस्ट किया है जिसकी वजह से फैशन इंडस्ट्री हिलने वाली है। क्योंकि आपने ट्रेंड का एक क्वेश्चन पूछा था, समझने की कोशिश करो। ट्रेंड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत लोगों को चाहिए। अब वो चीज इंसानों के लिए तो वही होगी ना जो किसी बड़े इंसान ने पहनी हो। तब दीपिका ने जो ड्रेस पहन ली, उसी को तो जब 10 करोड़ लोग देखते हैं तो उसमें से कुछ लोगों के मन में होता है कि काश मेरे पास भी हो। तो इस तरह की ट्रेंड इंफॉर्मेशन आपको BOF में मिलेगी। देन वोग एक मैगजीन है विच आई हाईली रेकमेंड कि उसका एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से कुछ 1200 रुपए का है, 1 साल तक तुम्हारे पास रहता है, जिसके अंदर यू हैड हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस। पहले वो लोग फ्री में देते थे, मगर अब उन्होंने वो सब्सक्रिप्शन बोल दिया है। पर मुझे लगता है कि अगर वो 10,000 की सब्सक्रिप्शन होती तब भी लोगों को वो लेनी चाहिए थी, बिकॉज व्हेन यू आर इन द मार्केट यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग द अलग अलग ब्रांड्स। और वोग ऐसे ऐसे डिजाइनर्स के नाम सामने लेके आता है जो कुछ इनोवेट कर रहे हैं, यानी कि अब वो इनोवेट हुआ है, धीरे धीरे अब वो ट्रेंड बनना शुरू होगा। तो आप जब कुछ इनोवेट हुई है ना, तो आप उसको तब देखो। जितनी जल्दी आपको मिलेगी उतना फायदा है। उतनी जल्दी जब तक वो ट्रेंड बनेगा तब तक आपके पास भी वो चीज होगी। हाँ, अब न्यूज़पेपर में आ गया तब तक तो लेट हो गया। हाँ, तब तक लेट हो गया। हाँ। और न्यूज़पेपर जब तक आया तब तक आपके पास वो सामान था। करेक्ट। हाँ। तभी तो वो इंसान तुम्हारे पास आएगा। हाँ, जो वेव आई आप हाँ, जब कैच वेव कर आई है पाए। तुम्हारे पास पहले से थी। हाँ। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है वहां पे। वोग, BOF, प्लीज इसके ऊपर पैसे डालो। बहुत लोग बहुत टाइम पास कर रहे हैं रील्स पे, इस पे उस पे। वो 5-10 मिनट यू हैव टू सी वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है। मैक्रो ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है कि कंज्यूमर के बिहेवियर में कैसे चेंज आ रहा है। क्योंकि अभी का जो कंज्यूमर है वो मोर एंड मोर कैजुअल होता जा रहा है। ओके। अब वो इतना कैजुअल हो चुका है अभी कि इन सम टाइम जो बिजनेस वेयर है उसके अंदर भी इतनी ज्यादा कैजुअलिटी आ गई है। वो आई थिंक आजकल स्मार्ट कैजुअल्स और ये सब। स्मार्ट कैजुअल। सो एक टाइम ऐसे आएगा जब किसी ने बिजनेस फॉर्मल पुराने वाला पहना होगा और लोगों को लगेगा कि दादाजी आ गए। अच्छा। तो क्योंकि द न्यू जनरेशन जेनजीज आर डिफरेंट। अभी जो जेनजी अल्फा आ रहे हैं वो और ज्यादा कैजुअल है, बिकॉज एवरीथिंग दे आर इज अवेलेबल ऑन देयर टिप ऑफ देयर हैंड। करेक्ट। तो तुम्हें जब उस टाइम पर तुम डिजाइनर बनोगे तो उनसे बात करने के लिए कौन सा मेथड होगा, ये सारी चीजें तुमको खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेगी।
एंड आई थिंक इस पे एक आपने बढ़िया इंसाइट दी कि अगर आप जेनजी फोकस्ड ब्रांड शुरू कर रहे हो तो इट्स बेटर कि समहाउ इट्स रिलेटेड टू कैजुअल वेयर एंड कैजुअल ये, एब्सोल्युटली, जितना कैजुअल वेयर हो सकता है। क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि यार जेनजी के लिए कपड़े बनाने, बट वो पुराने वाले कपड़े बनाते हैं। नहीं, वो तो चलेगा नहीं। पहली बात, जेनजी के साथ ये आपको देखना पड़ेगा कि जेनजी जो है ये एक टाइम पे बहुत सारे काम करते हैं हाँ और इनके पास अब टाइम नहीं है कि ये खुद को उतना टाइम दे सके जो हम लोग देते थे खुद को प्रिपेयर करने के लिए। सो दे वांट थिंग्स विच आर मल्टी फंक्शनल, कि मैं वही चीज पहन के कॉलेज भी चला जाऊं, वही चीज पहन के घर पे भी चला जाऊं, वही चीज पहन के ट्यूशन भी चला जाऊं, वही चीज पहन के दोस्तों से मिलना चले जाऊं, एक ही चीज। अब इनके दिमाग में ये नहीं है कि हर बार उनको कपड़े चेंज करके जाना है। So the more casual your brand can become, the more और more meaningful also. हाँ अगर आप जेंजी को बता रहे हो कि मेरा ब्रांड जो है उसके जो प्रोडक्ट वो जो बना रहे हैं उसके पीछे कोई मीनिंग है, सो देन फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस ब्रांड कॉल पेटागोनिया। हाँ ये पेटागोनिया का जो पहला जो एड आया था कपल ऑफ इयर्स बैक, उसमें लिखा हुआ था डोंट बाय दिस जैकेट। ओके। तो वो कह रहे हैं डोंट बाय दिस जैकेट कि दुनिया में इतना ज्यादा लोग खरीदे जा रहे हैं, आई डोंट वांट टू सेल यू दिस जैकेट, तुम तभी खरीदना अगर तुम्हें जरूरत हो। अच्छा। तो अगर उनके स्टोर पे जाओगे तो वो तुमको मेंडिंग चीजें देंगे कि चीजों को मेंडिंग करो यार, वहीं पे सिखाएंगे तुमको। अच्छा। कहेंगे कि हमारे कपड़े मत खरीदो, तुम अपने जो चीज पहन के आए इसको ठीक कर सकते हो, तो तुम अपनी चीजें जो फटी फटी हुई हैं वहां जाके ठीक करा सकते हो। तो अगर आपके ब्रांड के पीछे कुछ मीनिंग है, जेंजी को अब ये चीजें समझ आ रही है। हाँ जेंजी को जे वॉकिंग समझ आ रहा है, क्योंकि जे वॉकिंग ने अपनी पूरी ब्रांड स्टोरी उनको बताई है, पूरी ऑथेंटिक, वो जो ऑथेंटिक। हाँ कि वो यार मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, हाँ जैसे तुम्हारे इतने सपने होते हैं ना, मेरे भी ये सपना है और मैं पूरे सपना तुमसे शेयर करूंगा कि मैं कब गिरा, कब खड़ा हुआ, कब मैं बड़ा बन गया। मेरे को ये इसका शौक है तो मैं टैटू करवा रहा हूँ अपने स्टोर में। सो व्हेन जेंजी के साथ वो कम्युनिकेशन होगा ना, उसको वो प्रोडक्ट अलग दिखता है। इसलिए नाइकी के जो जॉर्डन्स हैं और जो सस्टेनेबल शूज हैं वो लोग आते बिक जाते हैं, करेक्ट। ठीक है। तो ये यीजी वीजी जितने भी ये वाले ब्रांड्स हैं ये आते बिक जाते हैं क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन जेंजी को बहुत पहले से पता होती है एंड दे आर लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू क्योंकि देयर इज अ ऑथेंटिक स्टोरी बिहाइंड इट। ऑथेंटिक स्टोरी। हाँ हाँ। या एंड क्या आपको लगता है कि यार ये हमने ज़ारा की बात करी, H&M की बात करी, इतने सब ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, एमएनसी ब्रांड है, इंडिया कोई ब्रांड ग्लोबल ब्रांड क्यों नहीं बना या आगे जाके बनेगा? देखो, इंडिया का खुद का कोई ब्रांड तो नहीं, बट यस हमारे जो डिजाइनर्स हैं वो ग्लोबली काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि जैसे सब्यसाची न्यूयॉर्क में स्टोर है, अनीता डोंगरे का न्यूयॉर्क में स्टोर है, अच्छा। और बहुत सारे एनआरआईज, क्योंकि पूरे ग्लोबली हम लोग हैं ही, तो वो लोग बहुत बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं इंडिया से। तो आई हैव मेनी क्लाइंट्स हु आर एक्सपोर्टिंग टू देम, और वो लोग जब उनको इंडियन वेयर की बात आती है या कल्चरल वेयर की बात आती है तो दे स्टार्ट लुकिंग एट इंडिया ना। अब कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि ये जो कैजुअल वेयर मार्केट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है, राइट। इसके अंदर अगर आप ट्राई करोगे भी तो अब वो वाला सामान जब आप बाहर बेचने जाओगे तो वहां पर ऑलरेडी दे आर मास्टर्स ऑफ मेकिंग इट। हाँ तो वेयर यू कैन बिकम ग्लोबल इज व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर ओन रूट्स, जो चीजें यहाँ की है ना। तो फिर जब आप यहाँ के हैंडलूम्स यूज करके, यहाँ का कल्चरल का जो हमारा जूस है वो यूज करके, यहाँ की ऑथेंटिसिटी यूज करके जब तब आप ब्रांड बनाना शुरू करोगे तब ये एक्सेप्टेबल होगा बाहर। अब जो इंडिया के ब्रांड्स है उन्होंने तो सिर्फ फॉरेन के ब्रांड्स को कॉपी किया ना, हाँ है ना। द डे इंडियन ब्रांड्स एंड डिजाइनर्स विल स्टार्ट मेकिंग थिंग्स विच आर फ्रॉम इंडिया और जिसको आप ग्लोबली पहन सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल है कि बाहर सर्दी बहुत पड़ती है, ठीक है, और हमारे जो ट्रेडिशनल क्लोथिंग है वो सारे गर्मी वाले हैं। तो आप क्या ऐसी चीज बनाना बड़ी मुश्किल है जो कि आप इटली में बेच सको,
अच्छा। तो आप इटली में इंडियन को कुछ बेच सकते हो, मगर आपको देखना पड़ेगा ना कि वहां का टेम्परेचर कैसा है. सो लॉन्ग टाइम बैक देयर इज अ ब्रांड कॉल अनामिका खन्ना. तो अनामिका खन्ना ने एनामिका बोल के एक ब्रांड बनाया और उसके अंदर बहुत अच्छी जॉर्जेट ड्रेसेस बनाई. उन्होंने पेरिस में शो किया और हर एक जो ड्रेस थी, जॉर्जेट की ड्रेस थी, दैट वाज 300 यूरोस. अब जब वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाती है वहां पर पेरिस में, अब उनका वो ड्रेस भी लटका हुआ है और उसके पीछे अरमानी का एक जैकेट भी लटका हुआ है. अब कोई वो जैकेट यूज करेगा क्योंकि ठंड है बाहर, देन स्पेंडिंग दैट मनी. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे डिजाइनर को समझनी पड़ेगी कि व्हेन यू आर टॉकिंग, thinking about a consumer who is there in Canada or who is there in Europe or who is there in US, उसका जोग्राफिकल एरिया क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, जो मैं चीज उधर भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, विल दैट फिट देयर, उनके कॉन्टेक्स्ट में कैसे उनके fit? कॉन्टेक्स्ट में बैठेगा कि नहीं. इसलिए वो जो इंडियन ब्रांड है वो ग्लोबल बनना थोड़ा सा इस वक्त डिफिकल्ट है. मतलब जारा वारा से टक्कर लेना तो बहुत ही, और वो करना भी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि वो एक अलग टाइम में आए थे जब लोगों की डिमांड वैसी फास्ट फैशन उसकी थी, अभी कुछ और डिमांड है. तो अभी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई फिगर आउट कर पाएगा, होपफुली फिर कुछ बढ़िया बनेगा. हाँ, ऐसा क्यों है कि इतने सारे फैशन ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं? मतलब कपड़े तो उतने ही चाहिए कि इंसान को, बट ऐसा लग रहा है कि साल भर साल जैसे यूट्यूब चैनल्स बढ़ रहे हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स बन रहे हैं, उसी तेज से फैशन डिजाइनर्स बन रहे हैं. इसके पीछे क्या राज है? सबसे पहला राज ये है कि फैशन डिज़ाइन जो ये सेगमेंट है, इसमें घुसना बहुत इजी है. ये पूरा बिजनेस बहुत इजी है घुसना. दूसरा, बहुत सारे डिज़ाइन कॉलेजेस आ गए. अब जब डिज़ाइन कॉलेज, जैसे इंजीनियरिंग के इतने सारे कॉलेजेस आ गए तो कितने इंजीनियर्स हो गए. सिमिलरली बहुत सारे डिज़ाइन कॉलेजेस आ गए जिसकी वजह से इतने ज़्यादा ग्रेजुएट्स आ रहे हैं. एंड देन तीसरा ये है कि एक फ्री सोशल मीडिया सबको मिल गया, इंस्टाग्राम, जिस पे आप कुछ भी बना के लोगों को दिखा सकते हो. तो इन तीन वजह से ज़्यादा कॉलेजेस, फ्री सोशल मीडिया एंड तीसरा इजी टू स्टार्ट दिस बिजनेस. इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके अंदर अपना जो टेस्ट है फैशन को लेके अपना ब्रांड खोलने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसी क्या आप दो तीन गलतियां आप देखते हैं जो यंग ब्रांड्स करते हैं, सो दैट जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं एटलीस्ट वो गलतियां तो ना करें? सबसे बड़ी गलती तो यही है कि ये समझ कि कम पैसों में एक ब्रांड स्टार्ट हो सकता है. दूसरी गलती ये है कि उनको लगता है आइडियली कितना होना चाहिए कि आप इतना लेके चले? देखो, अगर वैसे तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अपना ब्रांड प्लेस कर रहे हैं. मगर मान लो कि बिल्कुल ही आप एक मास मार्केट में एक ब्रांड प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फॉर 6 months एटलीस्ट यू शुड हैव 5 to 7 लाख रुपीज, और उसको भी बहुत बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एलोकेट करना है. ये नहीं कि वो 5 to 7 लाख रुपीज हो गया तो हो गया, क्योंकि आप जितनी मार्केटिंग करोगे उतने ऑर्डर्स आएंगे, उतनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. तो ये सारी चेन ना लिंक्ड है. करेक्ट. अब क्योंकि ये लिंक्ड है तो आप जैसे ही ज्यादा मार्केटिंग करते ही शायद आपको और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी ज्यादा करनी है. ठीक है, फिर आपको एक दिन तीसरे महीने में लग रहा है कि मेरे को अब अमेजोन पे जाना है, तो अब अमेजोन पे गए तो एकदम से और ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपको और इन्वेस्ट करना है. तो क्योंकि शुरू में आपको कोई क्रेडिट पे काम नहीं करेगा, इसलिए आपको शुरू में 5 से 7 लाख रुपए होने चाहिए फॉर 6 months. मतलब दैट इज द लीस्ट दैट यू कैन हैव. इफ यू हैव लेसर मनी देन दिस, आप 1-1.5 महीने में फंस जाओगे. उसके बाद कुछ कुछ आप कोशिश कर रहे होगे, बट दैट ड्रीम दैट यू हैड ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड, दैट विल नॉट हैपन. एक गलती जो मुझे अब अपने क्लाइंट्स के साथ बात करते हुए, कि मैक्रो विजन नहीं है, बहुत ही माइक्रो विजन है लोगों की, कि हाँ ये मैं 10 पीस कैसे बेच लूं, या मैं उसकी तनख्वाह कैसे दे दूं, या मैं सस्ते में कहीं से इंफॉर्मेशन कैसे ले लूं. तो एक जो मैक्रो विजन होता है ना, उसके अंदर आप एक ब्रांड, एक बड़े ब्रांड को विजुलाइज करके स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करते हो
कि हाँ अभी जो मैं खर्च कर रहा हूं ये शायद लॉस में दिख रहा है, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप शुरू में एक इन्फ्लुएंसर को लेते हो तो आपको लगता है कि यार इन्फ्लुएंसर कितने पैसे लिए जा रहा है, हाँ। कुछ भी तो दिख नहीं रहा, करेक्ट। मगर उसकी वजह से एक ब्रांड की परसेप्शन बन रही होती हाँ। है ना। और उस ब्रांड की परसेप्शन आपको बाद में पता चलता है, ठीक है। तो ये जो मैक्रो विजन है, ये जब तक एंटरप्रेन्योर के पास होगी नहीं, फैशन इंडस्ट्री तो विल क्रश यू, खत्म कर देगी वो तुमको। कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे एक आइडिया आ गया है, कुछ कपड़े दिमाग में आ गए, ब्रांड बना देती हो, सॉरी दिस इज, वो तो आत्महत्या है पूरी, सुसाइड। तो गौरव थैंक यू कि यार आपने इतना टाइम दिया एंड इतनी चीज़ें डिटेल में बताई। होपफुली काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा ऑडियंस को, एंड आप ऐसी और ब्रांड्स को कंसल्ट करें और फीडबैक देते रहें, एंड होपफुली इंडिया से भी एक बढ़िया ग्लोबल फैशन ब्रांड जरूर आएगा। श्योर श्योर, थैंक यू। माय प्लेजर। तो दोस्तों ये था डिटेल पॉडकास्ट गौरव मंडल के साथ। आई होप आपको फैशन के बारे में काफ़ी नई चीज़ें, नई डिटेल्स सीखने को मिले होंगे। जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपने फैशन एंथुजियास्ट दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर करना। बाकी ये भी बताओ कि आगे हम और कौन से गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में बुलाएं। एंड हाँ, अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो भैया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर्स के पॉडकास्ट इस चैनल में लाएंगे। तो धन्यवाद।